तो सर मैं आपको ये समझा रहा था, दुनिया में जो भी हम परचेज करते हैं, सर आप भी सुनिए, जो भी हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जो परचेज और खरीदते हैं उसका माध्यम है पैसा, रुपया। चाहे उसको डॉलर कह लीजिए, चाहे रुपया कह लीजिए, या करेंसी कह लीजिए। तो रुपया क्या है यह समझना पड़ेगा। यानी परचेज करने का, किसी भी चीज को हम कितना खरीद पाते हैं, एक परचेजिंग एक पावर है रुपया। यानी रुपया एक मानक है, यानी स्टैंडर्ड है। या उसी प्रकार से है, जैसे मान के चलिए कि 1 किलो, कोई भी वस्तु कितना वजन भारी है उसका हम अपने किलो से नापते हैं। तो किलो का मतलब ये नहीं है कि वो सोने का बटखारा है, कि चांदी का बटखारा है, कि पत्थर का टुकड़ा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन है। एक पैमाना है। किलो एक पैमाना है, जिसका मतलब है 1000 ग्राम। उसी प्रकार से यानी एक मानक है। उसी प्रकार से घड़ी में जब हम समय देखते हैं तो एक मानक है, और वो मानक है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अगर घड़ी की सुई अगर एक मिनट इधर या उधर हुई तो उसमें फ्रॉड होगा। अगर हम 59 मिनट को 1 घंटा कहेंगे, या 61 मिनट को 1 घंटा कहेंगे, तो उसमें ठगी स्टार्ट होगी। या फिर 999 ग्राम का 1 किलो कहेंगे, या 1001 ग्राम का अगर 1 किलो कहेंगे, तो ठगी वहां से स्टार्ट होगा, भ्रष्टाचार भी स्टार्ट होगा। वैसे ही मानक यानी कि रुपया का एक मानक होता है। यानी कि हमारी जो सनातन सभ्यता संस्कृति परंपरा है, 1,98,8,53,124 वर्ष अपना चल रहा है। तो इसका अपना परचेज करने का जो रुपया है उसका एक अपना मानक है, और मानक है वो 1:10 का। 1:10 का 1 क्या है, सोना है, और 10 अनुपात है चांदी। यानी कि 1 ग्राम अगर सोना पूरी दुनिया में कहीं भी अगर है, तो पूरी दुनिया में 10 ग्राम सोने के चांदी के वो बराबर होगा। ये अपना मानक है। तो उसी पर अपना स्टैंडर्ड बनाया गया था। ठीक है, अब वर्तमान पे आते हैं तो ये दोनों को रिलेशन करेंगे तो समझ आएगा। जैसे वर्तमान में ये नोट चल रहा है, ये 500 क्या कितने रुपया है सर? 500 रुपया है, और 500 रुपया यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन ये क्या है, ये टोटली फ्रॉड है। ये 500 रुपया नहीं है, ये 500 रुपया का नोट है, प्रोमिसरी नोट है। और प्रोमिसरी नोट क्या होता है, या एक पूर्जा होता है, एक स्लिप होता है। मतलब उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है कि ये मतलब चाहे वो कागज या किसी चीज का भी बना हो, एक स्टैंडर्ड मानक मिल गया। हाँ, वो तुम्हारा रुपया। तो इस पे क्या है कि इस ये जो 500 रुपया नोट जो कौन छापा है, ये छापा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, इसको कहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि ये तो 500 रुपया नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस नोट को अगर बैंक में ले जाकर देंगे तो वो इसके बदले वो 500 रुपया हमको देगा। ये उसी प्रकार से है, जब यहाँ मैं लिख दूं कि मैं धारक को 2 लीटर पेट्रोल देने का वचन अदा करता हूँ, तो पर्ची किसी के पास भी रहे, आपके पास, मेरे पास, आपके पास, वो पेट्रोल पंप के पास आप जाएंगे तो 2 लीटर वो देगा। उसी प्रकार से ये है कि ये 500 रुपया देने का वचन अदा करता हूँ। ये गवर्नमेंट जनरल का साइन है। यानी बैंक में हम जाएंगे, इस नोट को हम देंगे तो 500 हमें रुपया देगा। मतलब ये तो पूर्जा है, एक स्लिप है। अब आगे मैं बताता हूँ कि पहला चीज तो ये तो रुपया है नहीं, तो वैसा ही फ्रॉड घोषित हुआ, और भी फ्रॉड इसको घोषित करते हैं। जैसे हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में। वैसे हम सभी लोगों को पता है कि भारत एक देश नहीं है, ये है डोमेनियन स्टेट है। यानी आज यहाँ ब्रिटेन के उपनिवेश है। लेकिन भारत सरकार क्या कहती है कि भाई परचेजिंग करने के लिए इस रुपया को मैं मान्यता देता हूं कि इससे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार 1 रुपया का ही नोट छापती है। मात्र भारत सरकार यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मात्र 1 रुपया का पैसा छापती है। 2 रुपया का भी नहीं, 5 रुपया का नहीं, 10 रुपया का भी नहीं, और 50 पैसे का भी नहीं।
तो 1 रुपया का जब नोट आप देखेंगे तो उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है, और बाकी भारत में जितने भी रुपया चलते हैं उस पर सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो इस नोट को छापने के लिए यहाँ पर दिया है कोना में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटी देना, यानी केंद्र सरकार गारंटी दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप भैया 500 रुपया का ऐसा नोट आप छाप लीजिए, सीधी सी बात है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, केंद्र सरकार ये गारंटी दे रही है, तो ये केंद्र सरकार कौन है? सवाल तो बनता है कि भाई केंद्र सरकार कौन है। अगर इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसफर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? अब यही बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने आरटीआई लगा करके पूछा था कि भाई आप बताओ कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई केंद्र सरकार कौन है। और दूसरा सवाल ये पूछा था कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशन भी बताइए और केंद्र सरकार क्या है वो भी बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि केंद्र सरकार कौन है। तो कैसे छाप? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं पता कि केंद्र सरकार कौन है। मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है कि ये तो टोटली फ्रॉड हो गया। दूसरा आपको सुविधा देता हूं कि मान लीजिए हम लोग पब्लिक हैं, सरकार ने ऐसा कुछ घटिया रूल बना दिया, तो पब्लिक हम क्या करते हैं, सरकार से हम लोग लड़ते हैं। मान लीजिए कि हम बिहार के लोग बिहार सरकार से लड़े, तो उसमें लेटर लिखा जाएगा। तो उस लेटर में क्या लिखा जाएगा? उस लेटर में लिखा जाएगा आशुतोष कुमार वर्सेस ये बिहार गवर्नमेंट। मान लीजिए कि यूपी में अगर अपन लड़े तो आशुतोष कुमार वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन जब हम केंद्र सरकार से हम लोग लड़ते हैं तो वहां पर आशुतोष कुमार वर्सेस केंद्र सरकार नहीं लिखाता है, यानी आशुतोष कुमार वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखाता है, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई शब्द संविधान के अंदर नहीं है। हम लोग तो संविधान से चलते हैं, संविधान में है ही नहीं। दूसरा यहाँ पर ये देखिए कि वहां पर क्या लिखाता है। मान लीजिए कि हमारी लड़ाई सरकार से है, तो वहां पर लिखाता है आशुतोष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया लिखाता है, वो केंद्र सरकार नहीं लिखाता है। और क्या लिखाता है वहां पर? पब्लिक ऑफ इंडिया लिखाता है, गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखाता है। और क्या लिखा सकता है? यहाँ पे लिखा सकता है भारत सरकार लिखा सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं लिखाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग सब जगह सुनते हैं, पेपर में देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई मंत्री विधायक आता है तो बोलता है केंद्र सरकार, हल्ला मचाती है। कोई पत्रकार कहता है तो केंद्र सरकार हल्ला मचा रखता है। तो ये केंद्र सरकार है क्या आखिर? केंद्र सरकार कुछ भी नहीं है, एक बोलचाल का आम एक भाषा है। यानी कि केंद्र सरकार नाम का कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है। बहुत बड़ी बात कि ये पैसा छापने के लिए केंद्र सरकार ने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन केंद्र सरकार का अपना एक ऑफिस तक नहीं है, सरकारी एक भी कर्मचारी नहीं है इसके पास। तो आखिर ये केंद्र सरकार होता क्या है? तो इसमें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी केंद्र सरकार को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका बोला जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होते हैं? वो प्राइवेट जितने भी कंपनियां हैं, चाहे देशी हो या विदेशी हो, उसमें से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग है केंद्र सरकार। सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही टोटली फ्रॉड हो गया। अब देखिए कि मैं धारा को ये 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह जो नोट है 500, ये 1967 के बाद छापा गया है ये नोट, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो 1967 से पहले जितने भी भारत देश में नोट छापे गए थे उस पे यहाँ पर ये न लिख करके कुछ दूसरा चीज लिखा रहता था।
और वहां पर ये लिखा रहता था कि मैं धारक के अनुमति पर, मांग पर ये नोट मैं जारी कर रहा हूं कि वो किसी भी हमारे ऑफिस में जाएंगे तो उनको 500 रुपये मिलेगा। 5 रुपए का नोट है तो 5 रुपया उनको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर धारक के अनुमति पर, अनुरोध पर ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है, ऐसा लिखा रहता था। लेकिन ये तो अपडेट बदला हुआ है। यानी कि तब हमारे संविधान है, ये जो नोट जो छपा है वो किस कानून के आधार पर छपा है। तो सबसे पहले जानना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कानून के आधार पर बनी हुई है। तो सबसे पहले ये 1934 ईस्वी में बनी है। 1934 ईस्वी में हम लोग गुलाम थे, यानी हम भारतीय गुलाम थे। तो जब हम लोग गुलाम थे और ये बैंक यहाँ पर खुली तो यह शाखा थी किसका, बैंक ऑफ इंग्लैंड का शाखा थी। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का शाखा खुल गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब ये 1934 में खुल गई, उस समय कहा गया था कि भाई ये जो पेपर का हम चला रहे हैं, ये जनता के अनुरोध पर मैं पेपर का करेंसी लेके आ रहा हूं। तो हम लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में, हमारे पूर्वजों के हाथ में उस समय सोने के सिक्का हुआ करता था, उस समय चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो इमरजेंसी लगाकर, अंग्रेजों ने इमरजेंसी लगाकर एक कानून बनाया, धारा 25, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और उसमें यह कहा कि सोने और चांदी का सिक्का यानी पैसा रखना गैर कानूनी है, और ये जो पैसा है ना, कागज का पैसा रखना, ये कानूनी है। तो हमारे पूर्वजों के हाथों से वो सोना और चांदी का पैसा उन्होंने हड़प लिया और ये कागज का टुकड़ा उन्होंने दे दिया। तो उस समय तो लिखा था कि जनता के अनुरोध पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि वो जाएंगे तो उतना उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कागज का नोट है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1861 ईस्वी में एक कानून अंग्रेजों ने बनाया। उस कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट। और पेपर करेंसी एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि मैं जनता के अनुरोध पर ये हम लोग बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं कि 1 रुपया का कीमत होगा 1 ग्राम सोना। 1 रुपया का कीमत होगा 1 ग्राम सोना, और 1 रुपया का कीमत होगा 10 ग्राम चांदी। फिर जब 1981 आ गया तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे पहले मोहर चलता था, पहले मोहर यानी सोने का जो सिक्का चलता था, एक सोने का जो सिक्का उसको मोहर कहा जाता था। तो 10 रुपया का एक मोहर कहा जाता था। तो 10 रुपया का एक मोहर 1861 ईस्वी के बाद कहा जाने लगा। जब 1881 ईस्वी आया तो अंग्रेजों ने कहा कि बहुत हमने इस कागज को, नोट को छापा और अब फैला दिए पूरे भारत में, अब लूटते हैं भारतीयों को। तो लूटने के लिए क्या कहा कि भाई कल से ना 10 रुपये का एक मोहर नहीं चलेगा, 15 रुपया का एक मोहर चलेगा, यानी 15 रुपया का एक मोहर। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 500 रुपया, मान लीजिए कि 150 रुपया आपके पास हो, कागज का नोट 150 रुपया, और एक दिन अगर आपको पहले पता चले कि 10 रुपया का एक मोहर होता है तो सोने का सिक्का आपको 15 मिलते हैं ना। लेकिन अब रात में आपने कहा कि मैं तो बैंक में जाऊंगा, अब 15 मोहर लेके आऊंगा, 15 सोने के सिक्के लेके आऊंगा। लेकिन रात में कानून बदल गया और रात में हो गया कि 15 रुपया का एक मोहर होगा। अब आप बैंक में जाते हैं तो बोलता है कि आपके पास तो 150 रुपया है, अब तो सोने का सिक्का आपको 10 ही मिलेगा, यानी 5 सोने का सिक्का आपके हाथों से फिर अंग्रेजों ने छीन लिया। तो इससे आगे बढ़ाते हैं कि 1933 ईस्वी में गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दिया गया, पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया, और लोगों के हाथ में कागज के टुकड़े रह गए और सारे सोना चांदी अंग्रेजों ने हड़प लिया। क्योंकि अंग्रेजों का जो साम्राज्य था पूरा विश्व पर, वो लगभग 72 देशों पर था। तो इन 72 देशों से गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करके सब सोना और चांदी को उन्होंने लूट लिया था। अब आगे थोड़ा बताते हैं। मान लीजिए कि मैं बैंक हूं, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया,
100 करोड़ रुपया छाप लिया और उसको मैं क्या करूं 10% के कर्ज पर मैंने सब पैसा को हमने बांट दिया। जब जैसे ही 10% पर हमने बांट दिया तो अगला किस्त में जब मैं कहूंगा कि भैया अब मेरा पैसा आप लौटाइए, तो मार्केट में मैंने कितना पैसा दिया था, वो तो 100 करोड़ दिया था, वो 100 करोड़ ही रुपया आएगा मेरे पास। लेकिन जो ब्याज 10% ब्याज पर मैंने दिया था, तो 100 करोड़ का 10% ब्याज होता है 10 करोड़, वो 10 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो 10 करोड़ रुपया क्या होगा, 10 करोड़ रुपया में जो अपना जमीन का कागज दिया है, जो अपना गाड़ी का कागज दिया है, डंगर का कागज दिया है, उसका नीलामी करूंगा। यानी मैं बैंक में किसी को 1 रुपया कर्जे पर नहीं दिया क्या, 100 करोड़ मेरे पास था, 100 करोड़ हमने बांट दिया और फिर कहा कि मेरे पैसे लौटा। जब सबने मेरे पैसा लौटा दिया फिर भी 10% कोई नहीं लौटा पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में कर्ज पर जो पैसा दिया जाता है और जो ब्याज लेता है बैंक, वो ब्याज का रुपया छापता ही नहीं। सीधी सी बात है, ब्याज का पैसा नहीं छापता है तो वो हो गया लूट। अब इसमें क्या होता है, अब भारत में लोग बोलते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना चोरी है, इतना शोषण है, इतना भ्रष्टाचार है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि मैं बैंक हूं और 100 करोड़ रुपया हमने मार्केट में छीट दिया, कर्ज पर मैंने दे दिया और मैं कहता हूं कि सारा अब किस्त मेरा लौटाओ। तो अब क्या होगा, अब तो पैसा कम है और 110 करोड़ मेरे पास आ नहीं सकता, तो वो लोग आपस में लड़ेंगे पैसा के लिए, एक दूसरे को शोषण करेंगे, एक दूसरे को भ्रष्टाचार करेंगे। आ रही समझ में? तो एक दूसरे को जब शोषण और भ्रष्टाचार करेंगे, उसमें से निकली है शोषण और भ्रष्टाचार, यानी इस नकली पैसे से ही शोषण और भ्रष्टाचार ये निकली हुई है। ये जनसंख्या से भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये पैसे से होता है भ्रष्टाचार। वो आपस में ये उसी तरीका से है कि यहाँ पर इतना कुर्सी है और 10 कुर्सी है, 10 कुर्सी पर आदमी बैठा दिया और 100 करोड़ रुपया हमने बांट दिया और मैंने कहा कि अगली बार ना जिसको कुर्सी एक गाना में चला दूंगा, बोलूंगा कि भाई गाना चलते हैं, सब लोग चलते रहना, गाना बंद होगा, आपको बैठ जाना है। तो ऐसा एक आदमी जरूर बचेगा, एक रहना आदमी जो उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। सीधी सी बात है। तो जो नहीं बैठ पाएगा उसी का शोषण होगा, यानी जो मेरे को पैसा नहीं दे पाएगा या तो वो आत्महत्या करेगा या फिर वो किसी का चोरी करेगा या शोषण करेगा। तो बैंक में हूं, मैं पैसा कर्ज का छापता नहीं। दूसरा चीज, मैं किसी को कर्ज देता नहीं। ये भी समझ लीजिए कैसे मैं कर्ज नहीं देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं बैंक हूं, मेरे पास 100 रुपया है, आप आए सर और आपने कहा कि मुझे ऐसा कीजिए 40 रुपया आप हमें दे दीजिए कर्ज, मुझे कुछ काम करना है। बोले कि ठीक है सर, लेकिन मैं आप पर विश्वास कैसे करूं कि 40 रुपया मैं आपको दूं? तो आपने कहा कि ऐसा कीजिए, ये मेरा आप कहेंगे कि ये मेरा घर का सब कागज है, आप रख लीजिए, मैं सूद समेत आपको पैसा लौटा दूंगा, आप 40 रुपया आप हमको दे दीजिए। तो मैं बैंक हूं, मैं क्या करता हूं कि नहीं, ये तो कागज आपका जमीन है, मैं इसको संपत्ति नहीं मानता। मैं बैंक हूं, मैं आपसे झूठ कह रहा हूं कि इसको संपत्ति मैं तभी मानूंगा जब आप इस पर लिख के देंगे कि हम बैंक को 10% सूद के साथ वो 40 रुपया में लौटा दूंगा। तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर, 40 रुपया हमको दे दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा कि मैं बैंक को 10% के सूद के हिसाब से 40 रुपया वापस लौटा दूंगा और ये रसीद जैसे ही मेरे पास आएगा, तो हमारे पास दो चीज है। पहला चीज तो आप मकान का आ गया कागज, जो एक संपत्ति है, काट दीजिए फोन। ये हमारे पास आ गया कि आपने एक दस्तखत करके दे दिया कि हम 10% ब्याज पर, अच्छा तुरंत खत्म करेंगे, बस 5 मिनट से। तो ये समझ गए सर। अब मैं बैंक हूं, मैं क्या करता हूं कि मेरे खाता में सर था 100 रुपया और मैं आपको चाहिए 40 रुपया, मुझसे कर्ज मांग रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि मैं आपको 40 रुपया दूंगा तो मेरे खाता में होगा 100 - 40 बराबर 60 रुपया मेरे खाते में बचना चाहिए और
आपके खाता में 40 रुपया होना चाहिए, तो 60 और 40 मिलकर 100 हो जाते हैं। लेकिन मैं बैंक हूं और मैं बैंक हूं तो मैं जमीन और संपत्ति हड़पता हूं, पैसा नहीं देता हूं, ऐसे करता हूं। मैं ऐसे करता हूं कि जो आपने कागज दिया था कि 10% के ब्याज के सहित 40 रुपये लौटा दूंगा, वो अपने फाइल में लगा दिया और आपके खाता में 40 रुपया लिख दिया। पहला नंबर तो प्रोसेस मैंने ये किया क्योंकि आप वादा कर रहे हैं कि मैं आपको 40 रुपया शुद्ध समय पे लौटा दूंगा, तो मैं बैंक हूं, आपके खाता पर सिर्फ एक डिजिट लिख दिया, वो पैसा नहीं है, वो डिजिट मैंने हवा में बना करके और लिख दिया। और कोई भी हमसे ऊपर वाला बैंक पूछेगा कि कैसे 40 रुपया दे दिया, सर ये खुद ये अपडेट है उनका कि मैं 40 रुपया दे दूंगा, देखिए सर 40 रुपया लौटा देंगे, आज नहीं लौटाएंगे तो 1 साल बाद लौटा देंगे, वो दिखा दूंगा। और दूसरा ये कि जो आपने जमीन का कागज दिया है उसको दूसरी फाइल में लगाऊंगा और फिर अपने खाता में 40 रुपया में जोड़ लूंगा। इसमें 2 प्रोसेस हो गए, एक तो आपने जो अपडेट दिया उसके हिसाब से 40 रुपया आपके खाते में लिख दिए, और जो जमीन का कागज आप हमको दिए तो उसको मैंने संपत्ति मान लिया, क्योंकि ऊपर वाला बैंक हमसे पूछेगा कि कैसे तुमने 40 रुपया अपने खाते में लिख लिया, तो सर देखिए मेरे पास घर का ये कागज है, मैंने लिख दिया, तो मैं अपने खाता में 40 रुपया लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बैंक हूं, मेरे खाते में 100 रुपया था, आप पैसा मांगने के लिए आए कर्ज पे, तो 40 रुपया मैंने आपको कर्ज दे भी दिया और मेरे अकाउंट में 100 और प्लस में 40 रुपया जो आपके घर का कागज था 140 रुपया हो गया। मतलब 140 मेरा और 40 आपका, यानी बढ़ के हो गया 180 रुपया हो गया ना। यानी कि मैं बैंक हूं, हवा में हमने 80 रुपया पैदा कर दिया, कुछ नहीं किया, 80 रुपया हमने पैदा कर दिया। अब मैंने किसी को 1 रुपया दिया नहीं। अब क्या हुआ कि इसी तर्ज पर मैं कहता हूं कि पूरे भारत में कर्ज मुक्त किया जा सकता है। मैंने इस सनातन भारतीय संविधान में लिखा है और कहा है कि जो भी व्यक्ति बैंक से जितना भी रुपया का कर्ज लिया है, आप सिर्फ बैंक में आप ये आवेदन लगा दीजिए कि आपने फ्रॉड मेरे साथ किया है, आपने मेरे साथ छल किया है, 1 रुपया भी आपने मुझको नहीं दिया है। क्या कहना है कि 1 रुपया भी आपने मुझको नहीं दिया, ये तो सिर्फ डिजिट था, ये तो नकली डिजिट था, ये तो पैसा है ही नहीं। तो मैं बैंक हूं, कहूंगा कि देख तो तुम्हारे खाता में 40 रुपया गया है कि नहीं, और उसी को आपको नकली बताना है। तो आपको एक सवाल, जब मैं कहूंगा कि नहीं वही असली पैसा है, तो आपको एक सवाल पूछनी है, आप अपने बैलेंस शीट में दिखा दीजिए कि आपने मुझे पैसा दिया है। जैसे आप किसी को ट्रांसफर करते, मान लीजिए कि आपके खाते में 100 रुपया है, आप इनको कर्ज दे दिए 40 रुपया, और जब इनके पास देंगे तो 100 माइनस 40, 60 रुपया आपके पास बचेगा, 40 रुपया इनके पास जाएगा, तो बैलेंस में 60 रुपया आपके पास बचा ना। तो ये बैलेंस शीट बैंक कभी भी दिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो माइनस लगाता ही नहीं है। समझ गए सर? वो माइनस लगाना भूल जाता है या लगाता नहीं है। यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत में ये शोषण कर रही है। दूसरी चीज और बता दे रहे हैं, जब मोदी जी नोटबंदी 500 का नहीं किए थे, उस समय पूरे देश में 16 लाख करोड़ रुपया का ऐसा करेंसी था जिसमें 14.5 लाख करोड़ रुपया का 500 और 1000 के नोट थे। तो मोदी जी ने क्या कहा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है भारत में, ऐसा करो कि ये पुराना नोट बंद करो और 2000 का लेके आओ। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पैसे को उन्होंने बंद कर दिया और 2000 को लेके आए। तो 500 1000 का नोट बंद करके 2000 रुपया का उन्होंने लेके आए। तो हमारे पास कितना था, पूरे भारत में 16 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन जैसे ही 2000 का नोट आया तो देश में अचानक पैसा बढ़ गया और बढ़कर हो गया 34 लाख करोड़ रुपया, जबकि छापना था 14.5 लाख करोड़ रुपया, लेकिन छाप लिए और 18 लाख करोड़ रुपया ज्यादा उन्होंने छाप लिया। मतलब 18 लाख करोड़ रुपया का घोटाला मोदी सरकार ने किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है।
दूसरी चीज ये बता रहा हूं कि हमारे बैंकों के पास 34 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए कि पैसा है, और मान लीजिए कि ये बैंक, ठीक, तो ये जो पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापा है वो किस बेसिस पे छापा है? वो इसी बेसिस पे छापा है। पड़ते हैं सोना, और सोना नहीं देना पड़ता है तो बॉन्ड देना पड़ता है, तभी ये छाप सकता है। तो इस समय देश में मात्र 34 लाख करोड़ रुपया का करेंसी मात्र चलन में है, लेकिन हमारे देश में 170 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है भारत के ऊपर। अगर एक आदमी की अगर बात करते हैं जो गोदी में लड़का है, वो 1,20,000 रुपया का कर्ज में जी रहा है, मतलब 32 लाख करोड़ रुपया ही है पूरे भारत में, लेकिन बैंकों ने कर्ज दे दिया 170 लाख करोड़ रुपया। तो 170 और -34 बराबर 136 लाख करोड़ रुपया का नीलामी होना तय है। यानी जिन्होंने भी कर्ज पर पैसा लिया है तो 90% लोगों का कुर्की होना तय है। क्यों? क्योंकि केसीसी के द्वारा 99% जो किसान है उन सबका जमीन बैंकों के पास है। गाड़ी पर वो लोग देते हैं लोन, वो लोग भैंस पर देते हैं, गाय पर देते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं है तो आधार कार्ड पर भी लोन ले लेते हैं। लेकिन क्या हम उस लोन को चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि सब हवा में पैसा है, क्योंकि कर्ज का पैसा तो बनता नहीं है। तो आपके पास भी सब टाइम नहीं है। अगर इतना चीज हम आपको बताएं, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यही है, बस एक लाइन यही कहूंगा कि बैंक जो है, बैंक का ये पैसा फर्जी है, और ये वाला 2025 में सब बंद होने वाला है, और CBDC आने वाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाला है 2025 में। अगर 2025 के पहले जितने भी लोग भारत के जो बैंक के कर्ज में डूबे हुए हैं, इस बस किताब को पढ़ना है और बस उस तरीका से बैंक से अपन सिर्फ लेटरबाजी करना है। दोबारा वो कभी पूछने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ इतना आप लिख कर दे देंगे बैंक को कि आपने मुझे फर्जी रुपया दिया, सिर्फ इतना बात आपको लिख के देना है, तो दोबारा आपको कॉल करना बंद कर देगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया का आपने लोन लिया है, ठीक है, और बार बार आपके पास फोन आ रहे हैं, तो आप कहिए कि आपने मुझे फर्जी रुपया दिया, तो एक बात कहेगा कि ठीक है, मैंने तुमको फर्जी रुपया दिया, तुम्हारे खाता ही में लिख दिया, वही पैसा मुझे लौटा दो। ये बोल सकता है कि आप फर्जी रुपया ही मुझे लौटा दो। लेकिन RBI 1934 एक्ट धारा 489 कहती है कि फर्जी रुपया मांगना भी संज्ञेय अपराध है। जो फर्जी रुपया मांगेगा उसका आजीवन कारावास होगा। तो बैंक आपको कभी मांग नहीं सकता। अभी तक हजारों लोग मैंने इन थ्योरी का प्रयोग करके और लड़ाई लड़ रहे हैं, दोबारा कभी आया नहीं उनके पास कोई। तो आपके संपर्क में भी अगर कोई है तो उनको बताइए कि इस पुस्तक को आप पढ़िए और बुद्धिमत्ता पूर्वक लेटरबाजी कीजिए, बैंक के पास दोबारा वो कभी आपको। हाँ, और दूसरी बात ये बता देते हैं कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा मान लीजिए कि कर्ज आपने ले लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा को चुका देते हैं, कर्ज रखते नहीं है, चुका देते हैं। अपन जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना होता है। तो 1 ग्राम 777 मिलीग्राम सोना होता है किस आधार पे? यह अपने संविधान में रूल है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है, 1934 का जो बना है वो रूल कहता है कि 777 ग्राम जो सोना है 1 रुपया का वैल्यू। अगर मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया अगर किसी से लोन लिया हुआ है, तो एक रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना लगभग 5,000 रुपया बनता है। तो 5 लाख रुपया अगर किसी बैंक को आपको चुकाने हो तो 100 रुपया का नोट, ऐसा ये 500 का है, 100 का नोट आप एक लिफाफा में बंद कीजिए और कहिए कि मैंने तो तुमसे एक बैग करेंसी के रूप में और तुमसे क्या कर रहा था, कारोबार मैंने किया, लेकिन तुमने मुझे फर्जी रुपया दिया, क्योंकि तुमने जो पैसा मुझे दिया वो 5,000 रुपया में 10 ग्राम सोना आता है, और मेरे पास जो ये पैसा है वो 1 रुपया में 10 ग्राम सोना आता है।
तुम्हारा 5 लाख का बनता है 100 रुपया, आपका जो वैध रुपया है मैंने लिफाफा में डालकर भेज दिया है, मैंने आपका पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दिया, पूरा कर्ज चुकता कर दिया है। अगर इसमें कुछ अगर कमी है तो 1 महीना के अंदर आप हमें नोटिस भेजिए कि भाई आपने पैसा नहीं चुकाया है और इतना चुकाना बाकी है, और नहीं तो यह समझा जाएगा कि मैंने सारा पैसा हम आपको चुका दिया और कर्ज मुक्त हो गया। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, और कोई सवाल अगर रह गया तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।